अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। क्या हुआ? रिलैक्स। क्या हुआ? क्यों जल्दबाजी हो रही है? खुशी का मौका है ना। क्या हो गया? किस बात की खुशी? मैं आपको बता, देखिए हम हर प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा किसी काम की बात से, अच्छी बात से। तो आज क्या? आज की जो काम की बात के एक्शन से कर रहे हैं आगाज। काम के एक्शन से कर रहे हैं। काम डाउन नाजरीन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हुआ क्या? मैं आपको बता, देखिए जब भी जिंदगी में या दुनिया में कोई तब्दीली आती है तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो रेजिस्ट इसलिए करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो तब्दीली लाने वाले का मकसद क्या है, वो तब्दीली आएगी तो अच्छी होगी बुरी होगी, तो उनके लिए उनके रीजंस जायज होते हैं। वो एक वजह ये हो सकती है, ये वजह ये भी होती है कि वो तब्दीली उनके जो स्टेटस को है उसको नुकसान पहुंचाती है, दूसरे वजह हाँ रेजिस्ट करते हैं। लेकिन उसको लोग आम आवाम जो है वो तो फिर इतनी उस तरह से नहीं समझती चीज़ों को, या गेम्स जो हो रही होती हैं पसे पर्दा या उन चीज़ों को नहीं समझती, तो वो किसी एक पार्टी के पीछे चले जाते हैं और वो भी फिर उसको रेजिस्ट करने लग जाते हैं। तो आवाम का भी एक तबका होता है हमेशा जो कि किसी तब्दीली को रेजिस्ट करता है। पाकिस्तान बनने को भी बड़े लोगों ने रेजिस्ट किया था, सही है, लेकिन हर बड़ी मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं और उनका जिसने रेजिस्ट किया था उनका ये नुकसान था कि उनसे एक लैंड का जो टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, वो छिन गया। हमारे लिए ये फायदेमंद था कि हमें एक अपनी जगह मिल गई। तो किसी न किसी का थोड़ा बहुत नुकसान भी शायद होता है, किसी न किसी का किसी चीज़ में कोई फ़ायदा भी होता है, लेकिन जब भी तब्दीली आ रही होती है तो उसको रेजिस्ट ना करें। जब भी कोई चीज़ पहली मर्तबा होती है उसमें गलतियां भी होने का इम्कान होता है, मौजूद। पाकिस्तान बना तो हमारे लिए तो ये नई चीज़ थी, तो हमें ये नहीं पता था कि भाई एक मुल्क को कैसे चलाना है। हमारे पास खैर वो विजनरी लीडर्स थे कि जिनको ये अंदाज़ा था कि मुल्क को कैसे चलाना है, तो उन्होंने मुल्क को वैसे वैसे चलाया। बाद में जो लोग आए उनसे भी बड़ी गलतियाँ हुई। कायदे आज़म थे, उन्होंने जो कवायद दिए वो बेहतरीन थे। उसके बाद जो कायद आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे कायदे पढ़ाए कि बस सब कुछ बेकायदा हो गया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त एक ऐसी तब्दीली है जो आई है, और ये भी हिस्टोरिक है। मतलब सुनहरी हरूफ से आप इसको लिखें या किसी भी हरूफ से लिखें, लेकिन ये तारीख का हिस्सा है, हमारी किताबों में आ गया और ये पढ़ाया जाएगा। ये तो बता दें। तब्दीली ये है वैसे के EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है बनाया है इन्होंने, जो भी बनाया है। Evil vicious machine। मैं तो आपको यही कह रही हूँ कि देखें, एक तबका होगा जो रेजिस्ट करेगा, एक तबका होगा जो उससे फायदा उठाएगा। आने वाले वक्तों में इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा, एनालिसिस किया जा सकेगा कि इस मशीन से मुल्क को कितना फ़ायदा हुआ या कोई नुकसान हुआ। लेकिन अगेन मैं उस पर आऊँगी कि गलतियाँ भी होती हैं। गलतियों के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी अच्छी चीज़ तक पहुँचने के लिए गलतियों का मार्जिन देना किसी को ज़रूरी है जो उस कदम को ले रहा है और आगे बढ़ रहा है। और वो गलतियों के मार्जिन में इलेक्शन जो है वो पूरा हैक हो जाएगा तो फिर वो तो हमेशा से होता है। अच्छा फिर ठीक, वो हमेशा से होता है। बाकी दूसरा जो मामला था वो ओवरसीज पाकिस्तान, लोग कहते हैं 70 के बाद 71 के बाद कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। मुझे तो उस पे भी एतराज आते हैं, मुझे तो उस पे भी उसके फ्री और फेयरनेस पे भी क्वेश्चन मार्क्स मेरे लिए हैं। हाँ। लेकिन खैर बहुत पुरानी बात हो गई। एतराज़ात बहुत सारे लोगों वही कह रही हूं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो बहरहाल ठीक है, ये तब्दीली है। मतलब हमारे यहाँ तो वैसे ये भी हुआ है ना कि जो जीतते थे हम उनको मौका नहीं देते थे कि वो आके रूल करें, क्योंकि हमें रूल करना है। तो चाहे हम कम तादाद से भी जीते हैं, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी भी है, फिर भी हम ही रूल करेंगे क्योंकि हम वेस्ट साइड पे मौजूद हैं। तो बहुत सारी गलतियां ऐसी हुई हैं जो हमने की हैं, लेकिन जो है वो जो तब्दीली अब आ गई है ये पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने जाएगी और पाकिस्तान की सियासत ओवरसीज का मुकद्दर भी बदल देगी, और बहुत सारे लोगों के मुकद्दर भी इसके साथ जुड़े हुए, तो वो भी तब्दील हो जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो, हम वोट का हक जो है वो उनको मिल गया, उस पर जरा उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनकी क्या मामलात हैं। फोन लाइंस ऑन कर दीजिए। बिल्कुल, कॉल है नाजरीन, हमें पीसीआर की कॉल कान में नजर आवाज आ रही है, वैसे शुरू हो गया है। अच्छा बिल्कुल जी। तो अगर है कोई कॉल तो ठीक है, वरना मैं मौसम बताता हूँ, फिर कॉल्स की तरफ चले जाएंगे। हाँ, तो आप मौसम बताएं और हमें नाज़रीन आप लोग कॉल कर सकते हैं। एक आप हमें EVM पे बताएं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम को लेकर जाना ठीक है, फैसला या गलत है। और दूसरा आप ये बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, आज हमारा प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू ओवरसीज पाकिस्तानीज। आपकी कॉल्स हम लेंगे, आप हमें पाकिस्तान के बाहर से कॉल करके बताएं कि वोट करने के लिए तैयार है। जब तक मैं मौसम बता देता हूँ। मौसम बताया। इस्लामाबाद की बात करते हैं जी। इस्लामाबाद में है कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है कराची में कम से कम 16 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है पेशावर कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे आखिर में कोयटा जो कि -1 में चला गया, -1 में चला गया आखिरकार कोयटा। ठीक है, सही है, रिलैक्स। अवैस देखें, किसी चीज से अगर आपके मुल्क को आपको लग रहा हो फायदा पहुंच रहा है, तो क्या फायदा है -1 जाने पे? एंजॉयमेंट नहीं, मैं तो एंजॉयमेंट के मूड में, आप उसी जोन में? मैं उस जोन में हूँ। लेकिन ये है कि कोयटा वालों के लिए तो खैर खतरनाक बात शुरू हो जाती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाए। हमारे यहाँ तो गैस के भी बड़े मसाइल हैं, गैस भी नहीं होती है, तो इसलिए मुझे उन लोगों की तकलीफ का भी इदराक है।
اور باقی زیادہ سے زیادہ جائے گا 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک. یہ ہو گیا جی کراچی موسم کی صورت. کراچی تو بس خطاب کریں کراچی کا آپ دوبارہ مردم شماری کرا لیں خدا کا واسطہ ہے خان صاحب. اچھا کل اس پہ ایک ٹویٹ تھی اویس. ہاں وہ ہے نا وہی اسد عمر صاحب کی ایک ٹویٹ جی کہ ہم کروائیں گے وہی سارا معاملہ انہوں نے روکا ہوا ہے. کراچی کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے خان صاحب. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ای وی ایم مشین یا جو بھی نادرہ کے سسٹمز کو آپ کلیکٹ کر کے اور ایک جگہ پر وہ جو ہے اس کو ووٹنگ کے لیے پراپرلی پلان کیا جائے گا, کیا اس سے ریلیٹڈ تھی پاکستان اور کراچی کی خاص طور پر مردم شماری جو ہے وہ تو بنیادی طور پر اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جو آپ کا لوکل باڈیز کا سسٹم آنا ہے وہ اسی وجہ سے روکا ہوا ہے کہ مردم شماری کے نتائج اور وہ عجیب سے ہی نتائج آ رہے ہیں نا. مطلب 1 کروڑ کا شہر بنا دیا آپ نے 2.5 کروڑ کے شہر کو. مذاق ہے بھائی. اچھا چلیں کالز اگر ہیں تو کالز بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے یا نہیں, یا بیرون ملک پاکستانی اس حوالے سے خوش ہیں یا نہیں ہے, اس حوالے سے ہم کالز لیں گے. تو ایک خبر دے دیتے ہیں آپ کو جب تک. ہاں خبر دے دیتے ہیں, وہ خبر بھی بڑی اہم ہے. اور خبر جو ہے وہ کس حوالے سے پیپلز پارٹی کے حوالے. بالکل کیونکہ خواجہ سرا جو ہے وہ بیسکلی ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی تصور کی جاتی ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ جو کیا ہے, اس قوم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے, ان کو کسی قسم کے حقوق نہیں دیے, وہ بیچاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. اب جو ایک واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی خواجہ سراؤں کے 25 رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. اچھا پولیٹیکل جو آپ کی مین سٹریم پولیٹکس ہے اس میں آنا ویسے ہی بڑے خوشائند بات ہوتی ہے. اور اویس آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے حوالے سے قانون سازیاں ہوتی رہیں, ان کے حوالے سے فیصلے ہوتے رہے, اور ان کے نمائندے ان فیصلہ سازی کے مراحل میں اور اس نمائندگی میں موجود ہی نہیں تھے. بالکل. اچھا اب یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, اور اس پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں نثار کھوڑو صاحب, صوبائی وزیر اطلاعات جناب سعید غنی صاحب, وہ بھی موجود تھے. اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو خواجہ سرا رہنما ہیں بندیا رانا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئندہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اور نثار کھوڑو نے یہ کہا کہ جی خواجہ سراؤں کے رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, اور ہم ہر طبقے اور شعبے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت پازیٹیو بات ہے یہ, کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی چوز کرنا ہر ایک کا اپنا حق ہے, جو چاہے پارٹی چوز کرے, لیکن مین اسٹریم پالیٹکس میں آنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. پارٹیز کی طرف سے ان کو اس طریقے سے ایکسیپٹیبلٹی دینا This is good. بالکل ہیٹس آف ٹو سعید غنی صاحب, آپ ساتھ ان کے بیٹھے ہیں اور آپ نے ان کو ایک طرح سے ویلکم کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں. نثار کھوڑو بھی بیٹھے ہیں. ہاں بالکل نثار کھوڑو صاحب, بالکل ہیٹس آف سر آپ کو بھی. تو ویل ڈن. بلاول بھٹو صاحب کو بھی کر دیں کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو بھی ہیٹس آف. وہ تو خواجہ سراؤں نے کہا ہے نا کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ جب بن جائیں گے تو پھر میں ان کو کہہ دوں گی ہیٹس آف. شیپنگ ہے نا ان کی. ہاں ایسا ہے بالکل, اور ان کی پارٹی نے ان کو ویلکم کیا. تو ایک یہ تھی بڑی اہم خبر. دوبارہ بتائیں جی, میرے کان میں کچھ کہا گیا تھا, آواز بڑی کچھ آج ہلکی ذرا پرابلم. محمد اشتیاق ہے جی سیالکوٹ سے ہیں. سیالکوٹ اوورسیز ہو گیا کیا؟ السلام علیکم اشتیاق صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر, ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک. اشتیاق صاحب آپ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں یا اوورسیز ہوتے ہیں, مگر سیالکوٹ سے تعلق ہے آپ کا؟ میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں, سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی. اچھا ویسے تو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو ڈیڈیکیٹڈ تھا, لیکن سیالکوٹ والے بھی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. سر بتائیں, ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس ملنا کیسے دیکھتے ہیں آپ, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے؟ سر یہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے مل جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے آپس میں لڑ رہے ہیں سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں, کسی کو عوام کا نہیں پتا, کسی کو فکر نہیں ہے عوام کی. تو وہ تو ایسا ہی ہے 70 سال سے, اس میں کیا نئی چیز ہے؟ جی نہیں دیکھو نا کہ اتنی مہنگائی ہے, ہر انسان پریشان ہے. ہمارا اپنا کاروبار ہے, ہم خود پریشان ہیں, ٹھیک ہے. تو کس وجہ سے پریشان کاروبار ہے آپ کا؟ بس ہماری چاٹ کی دکان ہے, ہم دہی بلے کے. اوہ دہی بلوں کی دکان ہے جی, کیا زبردست, کیا بات ہے. سر بھجوائی دیتے آج تھوڑے سے. اچھا تو آپ کس وجہ سے پریشان ہیں, مسائل کیا ہیں جی؟ مسائل کیا ہیں, پریشان کیوں ہیں؟ مسائل یہی ہے کہ ہر طرف مہنگائی ہے, عوام پریشان ہے, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, بس یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے عوام کا کہ عوام کیا کر رہی ہے, عوام کا کیا مسئلہ ہے, عوام کی کیا پریشانی ہے, بس ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے سب سیاستدانوں کو. لیکن یہ جو قوانین پاس ہوئے ہیں اس میں تو آپ نے خیر کوئی بات ہی نہیں کی ہے, تو بہت شکریہ سر آپ کا ادا کریں گے محمد اشتیاق صاحب. لیکن ناظرین آج کا پروگرام جو ہے اٹ از اسپیسیفکلی ٹو ٹاک اباؤٹ ای وی ایم اینڈ اوورسیز ووٹنگ رائٹس. ہماری ٹیم کو بھی یہ بات ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ کالز کرنے والوں سے آپ پوچھ لیں ایک دفعہ کہ کس پر بات کریں گے, اور ان دو حوالوں سے اگر بات کرنی ہے تو ان کی کال تھرو کریں آج. باقی کالز گلے شکوے ہم کل کریں گے, کل کر لیں گے. کون سا کوئی کہیں جا رہے ہیں, ادھر ہی ہے روز. اوورسیز پاکستانیز کی کالز کریں اور ان سے بات کرائیں ہماری کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو. لیکن مشتبہ صاحب ہے جی دبئی سے. السلام علیکم مشتبہ صاحب. جی وعلیکم السلام رسائی. مشتبہ صاحب بہت شکریہ سر پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آپ دبئی میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ سر میں یہاں پہ ریٹیل بینکنگ
बैंकर हूँ। रिटेल बैंकिंग में, ओ पैसा, गुड। सर तो ये बताइए कि ये जो आप लोगों को खबर मिली होगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अब वोट डाल सकेंगे अगले इलेक्शन में जहाँ जिस मुल्क में वो हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पॉजिटिव है, आपको खुशी हुई? जी डेफिनेटली इसके आई मीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मैं वेरी क्विकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और हमारे जो पहले पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि ये क्यों जरूरी था कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी को ये वोटिंग राइट्स जो ना वो मिलने चाहिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तकरीबन आप देखें 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो कि जो है ओवरसीज डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें से तकरीबन 50 लाख वोट हैं जो कि वोटिंग कर सकते हैं। तकरीबन पॉपुलेशन जो है ये लाहौर की पॉपुलेशन वोटिंग जो है उसके ऑलमोस्ट उसके करीब। तो तकरीबन लाहौर की जो आप इलेक्टोरल आप देखें पुलिस जो है तकरीबन 30 बिल्कुल सही है, 50 लाख के करीब वोटर हैं करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। 90 लाख सर, तकरीबन 90 लाख एजुकेटेड है। सॉरी जी, 90 लाख के करीब वोटर्स हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। 90 लाख, अच्छा ठीक है, 50 लाख जो है वो वोटर्स होंगे। उसमें ऑफकोर्स जो 18 अबव हैं वो फैमिलीज हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, वो सारे 18 बिलो हैं, और 50 लाख तकरीबन होंगे जो कि वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। ओके तो इसमें ये पॉपुलेशन जो है मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि लाहौर की जो आपकी इलेक्टोरल जो स्ट्रेंथ है उसके इक्विवेलेंट है इतना जो मेजर जो है। और पाकिस्तान का एक और इसमें इम्पोर्टेंट देते हैं वर्ल्ड के अंदर, हमारा तकरीबन 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन डायस्पोरा है जो कि आउटसाइड पाकिस्तान जो है। हमारा इंडिया, मैक्सिकन, रशियन, चाइना, इनके बाद 5वां या 6वां नंबर पाकिस्तान का आता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है वो फैली हुई है। जो कि तो आप जो बैरून मुल्क हैं, आप लोग जो हैं वो वोट देते हुए, जब आप लोग नहीं दे सकते थे पिछली मरतबा इलेक्शन में, आप लोग वोट नहीं दे पाते थे, तो उस वक्त आप लोगों के क्या जज्बात होते थे? डेफिनेटली देखें आपका जज्बात इस तरीके से कि एक इतना बड़ा पॉपुलेशन सेगमेंट जो है जो कि कंट्री को तकरीबन $30 बिलियन की रेमिटेंस एवरी ईयर जो है जो दे रहे हो, और इसी बेसिस के ऊपर आपका कंट्री खड़ा हो। आप देखें हमारी जो करंट अकाउंट बैलेंस का जो खान साहब भी जो है एक्सप्लेन करते हैं अपनी स्पीच के अंदर, उसका इतना बड़ा जो खसारा है वो फॉरेन रेमिटेंस से पूरा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्तफा साहब आपका आ गया मौका, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। आप कौन है जी हमारे साथ? गजाला साहब हैं जी दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम गजाला साहिबा। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है हमारी गजाला साहिबा के साथ। नेक्स्ट कॉलर महविश साहिबा डेनमार्क से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी महविश साहिबा कैसी हैं? बड़े खुश, आवाज से तो आपकी खनक महसूस हो रही है। जी जी, सुबह सुबह है ना यहाँ पे, तो फ्रेश उठी हूँ। ओके गुड गुड। आप ये बताइए, ये जो खबर मिली है आपको कि अब आप वोट दे सकेंगी पाकिस्तान के इलेक्शंस में, तो इससे आप फ्रेश हुई? जी हम काफ़ी खुश हैं कि हमें ये मौका दिया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे, मैं डेनमार्क में रहती हूँ, काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्ट है कि हम भी पाकिस्तान में कुछ कर सकें एज अ वोट एज वेल। लेकिन आपको क्या पता, आप लोगों को क्या पता पाकिस्तान के मसाइल का? आप लोग बाहर इसीलिए पूछ रही हूँ ना, आप कितने अरसे से डेनमार्क में मौजूद हैं? अच्छा, डेनमार्क में मैं पैदा भी हुई, ऑपरेट भी हुई हूँ, मगर यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी भाई जो है पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो कल्चर है या वो पॉलिटिक्स में है। तो आवश्यक है कि हमारा भी हक बनता है कि भी हम अपने व्यूज दे सके पाकिस्तानी हुकूमत पे। ओके, तो आप चूँकि वहीं पर पैदा हुई हैं, वहीं रहती हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ की जो है वो बड़ी वाइब्रेंट है, कहती है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो बिलावल साहब तो लेकिन कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बंदा डेनमार्क में कहा, वो फ्रांस में पेरिस में रह रहा हो और वोट नतीजा उसका मुल्तान में निकले? उनको तो एतराज है इस बात से। मुझे लगता है एज अ यूनिट देखना चाहिए कि बंदा क्या अपनी राय रखता है, और पूरे पाकिस्तान पे मुझे लगता है कि हम जो यहाँ बाहर रहते हैं हमारा एक ओवरऑल व्यू है, और वो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। महविश साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनका कहना यही है कि जी व्यू जो है वो हमारा एक पाकिस्तान के बारे में बना हुआ है और हमें लगता है कि वो व्यू अच्छा होगा। बिल्कुल जी। और अभी आपको हम एक नाजरीन ट्वीट भी दिखाएंगे, पाकिस्तान के बड़े रहनुमा की ट्वीट, जिसमें कि उन्होंने
गुज़िश्ता सालों में जब हुकूमत में होते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान में वोटिंग राइट्स दिलवाएंगे, और कल उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है। वो ट्वीट आपको दिखाएंगे। सही उन्होंने मुखालफत की ना। अब कौन सी, क्यों? पहले उन्होंने क्या कहा था कि हम दिलवाएंगे इस चीज़ का राइट के ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट दें, तो हम दिलवाएंगे ना, वो आएंगे तो दिलवाएंगे, वो जब आएंगे तो दिलवाएंगे, सही है, लेकिन वो दिखा देंगे ट्वीट, नाज़रीन को भी एक याद दहानी करा दें। याद माजी जो है, हाँ याद माजी जो है वो अजाब हो जाती है यार। अब तो छीन ले मुझसे हाफजा में, हम सबसे हाफजे छीन ले आप, और हाफजे के साथ हाजमा भी छीन ले मेरे ख्याल में, ताकि क्योंकि हाजमे की वजह से ज्यादा मसाइल होते हैं, इंसान पेट की वजह से जो है बहुत कुछ कर रहा होता है। हाँ जी, तो अगले कॉलर है हमारे साथ, कोई कौन है जी अगले कॉलर? डॉक्टर शहबाज बरतानिया से, अस्सलाम वालेकुम। गिल तो नहीं? पहले तो आप दोनों को बहुत सलाम। हम तो लंदन में बैठ के आपका प्रोग्राम देखते हैं और माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू। तो हम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो ये बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव है, एंटरटेनमेंट बहुत। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप कितने अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं? मैं कोई 16-17 ईयर से वहाँ पे हूँ। अच्छा, तो आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है? मतलब वोट आप शऊर के साथ डालेंगे या आपको पता कुछ नहीं है? वोट तो शऊर के साथ ही डाला था पहले भी और अभी भी, बिल्कुल। पहले आपने आकर डाला था पाकिस्तान? जी, पहले आप पाकिस्तान आए फिर आकर डाला आपने? जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान आके डाला था और अभी भी इंशाल्लाह इरादा यही है कि बिकॉज एवरी वोट काउंट्स, और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह चीजें बेहतर ही होंगी। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हु? वो लोग ये भी कहते हैं, एक एतराज ये भी है कि ये तो इनके सारे वोटर बाहर बैठे हैं तो वो जीत जाएगी पार्टी। आप लोग ऐसे फैसला करते हैं क्या? बाय डिफॉल्ट ऐसे कह लें या बाय कोइंसिडेंस कह लें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में एटलीस्ट मेरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो 98% सपोर्ट पीटीआई की है। लेकिन बाकी डरा रहे हैं ना, तो जहन में अपने कुछ ना कुछ व्यूज बनाए होंगे। लेकिन देखिए इन्होंने ये ऐलान करके डरा दिए ना बाकी पार्टी वालों को। अब वो हमारा प्रोग्राम अगर देख रहे होंगे मरियम साहिबा या बिलावल साहब तो वो कहेंगे कि बाकी पार्टीज वाले काम करें ऐसे कि हम उनको भी सपोर्ट करें। तो इनके 98 हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान अच्छा हो, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए। हम बाहर जाके हमें लगता है कि हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लेकिन एक और चीज भी है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप लोग तो वहां कमा रहे हैं डॉलर में या पाउंड में या जो भी, पाकिस्तानी रुपए तो हो गया बड़ा डिवैल्यू, और यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे सहाफी हैं जिन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि अब फैसला बाहर वाले करेंगे, भुगतेंगे पाकिस्तानी अवाम महंगाई और ये सब। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके वोट से हम जो हैं यहाँ पर सफर कर रहे होंगे? नहीं, सफर कैसे कर रहे होंगे? देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी उतना ही शऊर रखते हैं जितने के पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, और वो भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितने के पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी। तो ऑब्वियसली ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर जो बाहर कमा रहे हैं वो ड्राइव करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी गवर्नमेंट। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कंट्री। तो वो गिवन के दोनों पॉपुलेशन जो कि अंदर रह रही हैं और बाहर रह रही हैं एक ही तरह के अगर ख्यालात रखते हैं तो फिर डेमोक्रेसी के बिल्कुल उसूल को पूरा रखें और जो मेजॉरिटी चाहेगी वही हो। मेरा ख्याल है कि सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि मुल्क बेहतर हो, मुल्क की बेहतरी हो और हमारा आप बड़े भोले हैं डॉक्टर शहबाज, आप भोले हैं। सबका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुल्क बेहतर हो, लेकिन अगर आपका ऐसा मानना है तो आप हाईली ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे, आपके जहन में किसी किस्म का इबाम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वो ये अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कभी कभी डिमोनाइज करते हैं। हम भी उतनी मोहब्बत करते हैं, हम पैसा भेजते हैं, तो हम भी थोड़ा सा राइट रखते हैं कि हमारा भी जो वोट है वो काउंट हो और हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अपना पार्ट प्ले करें। आपका हक है जी, इसमें आपको कोई मना नहीं कर सकता था, लेकिन अब कानून साजी हो गई है फाइनली, तो ऑफिशियली आप लोग पार्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्टोरल सिस्टम पहले भी था, वहां बैठ के आराम से कर सकेंगे। आते तो आप हैं, आपने बताया कि आपके शऊर का ये लेवल है कि आप यहाँ आकर वोट देके जाते हैं, तो आप वहां से करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द ओवरसीज पाकिस्तानीज। थैंक यू जी। नाजरीन बहुत सारी कॉल्स हो गई, बहुत सारी कॉल्स अभी भी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है भाई। और अगर हमारे पास वो ट्वीट तैयार है तो हम दिखा दें? अगर ट्वीट तैयार है तो दिखा दें, वरना ये कि क्योंकि मामला ये है कि आवाज ही नहीं आ रही है ऐसे। आज मेरा ये कॉल फुल स्क्रीन पे दिखाएं। देखिए ये ट्वीट, हाँ ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ट्वीट की थी सन 2012 में, 10/8/2012 में ये ट्वीट की थी 9:15 बजे रात को। PMLN चीफ नवाज शरीफ एडवोकेट्स वोटिंग राइट्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, सेइंग दीज आर द पीपल हु हैव सर्व्ड पाकिस्तान विद देयर ब्लड एंड स्वेट। तो वो सपोर्ट और एडवोकेट करते होंगे उस वक्त भी और अभी भी करते होंगे। तो ये मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट थी कल, जो उनकी पार्टी ने या दीगर जमातों ने इस हवाले से ऐवान में किया। ये भी तारीख का हिस्सा है, सारी दुनिया को हमेशा याद रहेगा। मेरा ख्याल है वक्फा ले लें। वक्फा ले लेते हैं, बिल्कुल वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद फिर आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान से शुरू होने वाले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कल अपोजिशन की शीम के नारे, शीम वो किसी ने बीच में दरमियान में बोला थी शीम, तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही पढ़ा है, वैसे बोला है जैसे कि हम वहाँ पर सुन रहे थे। शीम के जो नारे हैं उस पर ख़त्म हुआ, मगर हुकूमत ने इस इजलास में बिलों का एक भोंचाल था जो कि मंजूर करवाया। बिलों का भोंचाल, वैसे इसका अल्फाज यही होने चाहिए, लेकिन ये है कि उसके बाद PDM जो है उस पर बड़े सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, और अब सिलसिला ये है कि तमाम जो फंसे हुए बिल थे वो मंजूर करा लिए ताकि ना तो बार बार इत्तेहादियों की मिन्नतें करने पड़े और ना ही बार बार अपोजिशन से सींग लड़ाने पड़े। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक समेत तकरीबन 60 बिल्स में से हुकूमत ने 33 बिल्स कल मंजूर करवा लिए और तवील अरसे के लिए खुद को कानून साजी से यूँ कह लीजिए कि फारिग कर लिया। हमारे साथ काफ़ी वेले हो गए होंगे बिल्कुल, हमारे साथ बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कल असेंबली में जो कुछ हुआ, ये बुलडोज होती है ना कार्रवाई, ये बिलडोज हो गई थी कार्रवाई। इतने बिल पेश किए और इतने अप्रूव हुए, तो आप आखिर में तो स्पीकर साहब ने कहा सुना हुआ तस्वर किया जाएगा। वो इतना टाइम ले रहे थे कि उन्होंने कहा सुना हुआ तस्वर किया जाएगा। व्हाट इज योर ओपिनियन सर, क्या कहेंगे कल की कार्रवाई पर? कार्रवाई गैर मामूली थी, बिल्कुल गैर मामूली थी, और इतने बिल एक दिन में पास होने, जब खासकर जब वो मुतनाज़ा हो और उन पे कोई कंसेंसस ना हो, वरना तो आपको मालूम है 18वीं तरमीम जो थी, जो 18वीं तरमीम का बिल था कौमी, ये एक दिन में दोनों हाउस अलहदा बैठे हुए थे। कौमी असेंबली भी बैठी हुई थी, सेनेट भी बैठा हुआ था, और 20 अप्रैल 2010 को 20 अप्रैल 2010 को उसमें कोई तकरीबन 56 तरामीम थी, मुख्तलिफ तरामीम थी आइन में, वो एक दिन में पास कर लिया था। सही। अच्छा सर, अगर तो कहते हैं कि ये आईनी नहीं है, ये मतलब बदतरीन तारीख रकम हुई है कल, और वो जो अपोजिशन है वो ये कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं था और इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया। हालांकि मेजॉरिटी तो थी, भाई ऐसे ही होता, और क्या होता, क्या ऑप्शन क्या था? वो जो 18वीं तरमीम थी उसमें कम से कम ये था कि वो एक अरसा गुजरा था और पार्टीज के जो नुमाइंदे थे वो इस पे बहस करते रहे थे, और उन्होंने एक फिर जॉइंट प्रपोजल पेश किया था। पर मैं वैसे आपके रिकॉर्ड के लिए अर्ज कर रहा था कि एक ऐसा भी वक्त है कि जब दोनों में इत्तफाक हुआ जी, और बड़े तरीके से 56 आईनी जो तरामीम थी जिन पे हर एक पे कोई अगर बहस होती, फिर बहस होने के अलावा वोटिंग प्रोसेस में ही हर एक पे डिवीजन होती, दोनों को अपने अपने लॉबी में जाना पड़ता, एक वोट काउंट होता, चाहे एग्रीमेंट थी, वो 2/3 मेजॉरिटी देखनी होती है उसमें, पर वो एक दिन में पास हो गए। अच्छा सर, बहसियत कानूनदान अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अब जो अपोजिशन ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पहले तो ये कि वो कहते हैं गिनती सही नहीं हुई, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो कार्रवाई थी सारी ये चैलेंज की जा सकती है, और ये जो गिनती वगैरह सारे मामलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ कर सकता है टेक्निकली? सुप्रीम कोर्ट के जो बुनियादी तौर पे मैं जहाँ तक समझता हूँ, और मैं अब अपने आप को, मैंने पिछले 10-15 साल से अदालतों के फैसलों पे जो अपनी राय और तजजिया देना कम कर दिया। उसकी वजह यह है कि अदालत का पता ही नहीं क्या, वो 2 बोतलों पे भी सुओ मोटो ले लेती है, और एक आग सारे मोहल्ले को बाहर ले जाए, या सारा एक सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, उस पर कोई नहीं उठाती मामला। सो बड़ा स्वाबदीदी काम हो गया है। पर सही है, मेरी राय में मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि नंबर 1, जो सुप्रीम कोर्ट में तो हर कोई जा सकता है, अदालत में जाने का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डब्बे में वो लिफाफा फेंकने या पिटीशन फेंकने से तो कोई रोक नहीं सकता। वो एक हक है, जाओ आप, केस बनता हो ना बनता हो। ठीक है, बहुत सारे केसेस इस तरह दफ्तर ही वापस कर देता है कि ये आपकी दादरसी यहाँ नहीं हो सकती,
फलां ट्राइब्यूनल में जाएं या फलां अदालत में जाएं, जो उनमें से निकल के अदालत के सामने आ जाते हैं, बाकायदा जजेस के सामने मुकदमात, उन मुकदमात में ये मैं इस हवाले से मौजूदा मुकदमे के हवाले से अर्ज कर दूं कि 2 तकाजे हैं। एक तकाजा है कि स्पीकर, ये आइन का है कि स्पीकर ने जो भी रूलिंग दे दी है हाउस के अंदर, हाउस खुद मुख्तार है, हाउस सॉवरन है, जो स्पीकर ने कह दिया है, गलत कह दिया, सही कह दिया, उसमें अब अदालत कोई नहीं जा सकती। देयर इज ए फाइनलिटी टू द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, तो अदालत उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन अगर स्पीकर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रूलिंग देता है जो कि सरियन ऑन द फेस ऑफ इट वो कोई उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो सतह पे ही, सरफेस पे ही नजर आती हो कि ये बिल्कुल गलत है, आइन के खिलाफ है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट और अदालत उसमें इंटरफियर कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर स्पीकर ये कहते हैं, और स्पीकर ने कहा है कि 221 वोट पड़े हैं कवानीन के हक में, कवानीन की जो तजावीज थी उनके हक में 221 वोट। अब अगर ये साबित हो जाए कि जो रिक्वायरमेंट थी वो 222 वोट की थी, अच्छा, तो फिर तो अदालत बीच में आ जाएगी। अगर ये आइन का तकाजा हो कि 222 वोट हो कम से कम, हाँ, प्रोसीजरल एरर हो गया, 50%, फिर प्रोसीजरल नहीं, फिर सब्सटेंटिव एरर हो गया। अगर प्रोसीजरल एरर हुआ, प्रोसीजरल एरर होता है कोई ज़ाब्ते का एरर। मैं ज़ाब्ता ये है कि आप लेफ्ट लॉबी में जाएंगे अपना मनफी वोट कराने के लिए, आपने जाना मनफी वोट ही करना है, पर आप गलती से चले गए हैं राइट लॉबी, ये प्रोसीजर है। वहां से अच्छा, ईवीएम सर, वो प्रोसीजर का ये बल्कि ओवरसीज पर पहले आ जाते हैं। उसके बारे में आपका अपना क्या ख्याल है? मरियम नवाज साहिबा की हमने एक ट्वीट दिखाई, वो बड़ा सपोर्ट करती थी नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने बयान लिखा कि वो बड़ा चाहते हैं कि ओवरसीज को वोटिंग राइट्स मिलें, लेकिन उन्होंने कल इसकी भरपूर मुखालफत की, इसकी ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट्स की। आपका पर्सनली क्या ओपिनियन है, उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं इससे पहले आपने ट्वीट का चूंकि जिक्र कर दिया है, मरियम की ट्वीट का, मैं एक जुमला सिर्फ फर्ज कर दूं आपके नाज़रीन के लिए। जी। मैंने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया, कोई फेसबुक पेज नहीं, मैसेज नहीं दिया, बिल्कुल जाली फेक मैसेज। हाँ, वो चला दें सर, मैं अपनी टीम को हम कह देते हैं कि आपकी जो जाली ट्वीट्स आपके नाम से मंसूब की जाती हैं तहरीक इंसाफ के पेजेस पर, वो चला दें जरा, कि सर जो कह रहे हैं वो लोगों को पता चल जाए। सर आप दोबारा रिपीट कर दें अब। हाँ, वो बिल्कुल मेरा कोई, मैंने उन पे एक पे दिया है, मैंने शिकायत की है, FIA को किया है, ये कमेटी, हाउस की कमेटी को किया है, जो बाकायदा हाउस में पार्लियामेंट की कमेटी में, उसमें कोई ट्विटर अकाउंट है भी नहीं, और मेरे ये ट्वीट्स कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है, किया ही नहीं, मैंने आज तक किया ही नहीं ट्विटर और ट्वीट और फेसबुक का पेज। अच्छा, आप वापस आ जाते हैं आपके ओवरसीज वोटिंग। आप फरमा रही हैं कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट जो दिया गया है, जी, ओवरसीज पाकिस्तानी का राइट, ओवरसीज पाकिस्तानी का राइट पे मैं आपको एक चीज अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो ये है, हम तो चाहते हैं कि उनको नुमाइंदगी मिले और कोई ना कोई तरीका नुमाइंदगी का उनका हो, और हमारा सबसे पुराना ये मौक़िफ़ है, सबसे पुराना। इस जो ये लेजिस्लेशन पास हुई है, इसमें हकीकत में जो मसाइल इससे शायद ज़्यादा हो जाए। हम चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, और एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेयरमैन बिलावल ने बताया है, अभी कल ही बताया है, और पर इस पे इंगेज करना चाहिए था दोनों को, दोनों
कम से कम पीपल्स पार्टी और इस वक्त बजाय PTI तो रिप्रेजेंटेशन के हक में है। मैं ये PM नवाज के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नवाज लीग तो इतना मौकफ बदलते हुए उनको कोई देर लगती ही नहीं है। वो तो इतनी जल्दी मौकफ बदलते हैं। गुजरावाला में वो तकरीर कर रहे होते हैं और 2 दिन बाद उनका सफारतकार जुबैर बैठा होता है चीफ साहब के पास और वहाँ घुटने जोड़ पकड़ के और कह रहा होता है कि मरियम का केस और नवाज शरीफ का केस, और तो वो तो मतलब बुरके पहन के भी जाके मिलने वाले हैं। सही, तो मतलब पीपल्स पार्टी को भी एतराज नहीं है इस चीज के ऊपर, लेकिन सिर्फ इंगेजमेंट की बात है। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इसी गुफ्तगू दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब, EVM को आप कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आपको एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं कि दुनिया ने एक जाना ही एक रास्ते पे है, एक समत है, और वो है मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की से को इस्तेमाल करती हुई मशीनों के पास इस दुनिया ने अब इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो बिल आखिर EVM ने आना ही है, पर मसला EVM का भी नहीं है शिफा। जो मैं ये समझता हूँ मसला है एतमाद का। इलेक्शन कमीशंस 1970 के बाद की इलेक्शन कमीशंस आज तक जितनी आई हैं वो सब अपना एतमाद को बैठी हैं। अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता, हर रियासत का अपना असूल और तरीका होता है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर सुना आपने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमेरिका का या बरतानिया का, ये अपने लोकल बॉडीज के कराती हैं इलेक्शन। एतमाद का आलम मैं एक जुमले में आपको अर्ज कर दूं, आप सोचें कि कम अज कम या करीबन 150 से 200 तक मुख्तलिफ औकात में 150 से 200 तक बार एसोसिएशन हर साल इलेक्शंस कराती हैं। 150 से 200 अक्रॉस पाकिस्तान। एक बंदा जीतता है, 4 हारते हैं, 4 जो हारते हैं वो जीतने वाले को मुबारकबाद दे देते हैं, चला जाता है, और जो जीतता है उसके वर्कर और उसके साथी कोई 2 घंटा 2 बार रूम में रात को पटाखे चलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और घरों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सब एक बैठे हुए होते हैं। तो ये एतमाद की बात है, गवर्नमेंट को एतमाद। ठीक। और फाइनली सर, फाइनली बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास, ये हुकूमत 5 साल चल जाएगी? हुकूमत तो चलने को जो फैसला करते हैं, मेरा ख्याल है उनका फैसला यूं ही रहेगा। ये करीब तरीन जो आई है हुकूमत जाने के, करीब तरीन, जिस पे मौलाना फजल रहमान की तो बातें खिल गई हुई थी 4 दिन पहले के मौलाना को देखें, और मरियम साहबा भी बड़ी बोलने शुरू हो गई थी। वो दिन देखें और आज का दिन देखें। सही। तो ये फैसला करने वाले जो है, मेरा ख्याल है इम्कान ज्यादा ही है कि वो इनको साथ लेके ही चले। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। बैरिस्टर एतजाज एहसन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील, हमें मौक़िफ़ से अपने आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि इनके मुताबिक जो फैसले साज हैं उन्होंने हुकूमत को चलाए रखना है। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। एक बड़ा मसला होता है लोगों का और वो ये है कि वेट लॉस तो वो कर लेते हैं लेकिन कुछ बॉडी के फैट पॉकेट्स ऐसे रह जाते हैं जिससे कि फैट का जो निज़ाम है वो वैसे का वैसा रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आप चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, वो जिसको स्टबन फैट कहते हैं, जितनी मर्जी आप उस पर मेहनत कर लें, वो फैट जाता नहीं है। उसके लिए करने के मुख्तलिफ तरीके हैं और उनमें से एक तरीका ऐसा है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ कराया जा रहा है, इन मोड बॉडी टाइट उसको कहा जाता है। और डॉक्टर फजीला अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में लाने की ये पायनियर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। सेंट जॉन्स किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन की है और इनसे हम जानेंगे कि ये इन मोड बॉडी टाइट है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो यही समझा दें ये इन मोड बॉडी टाइट जो है ये चीज़ क्या है, ये होता क्या है भाई? अच्छा, सबसे पहले तो वैसे इन मोड एक ब्रांड का नाम है और ये एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि बड़ा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आता है एस्थेटिक मेडिकल वर्ल्ड में। एस्थेटिक मेडिकल वर्ल्ड का मतलब ये है कि प्लास्टिक सर्जन्स के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, फिजिशियंस के लिए। नंबर 1, इनोवेटिव का मतलब ये होता है कि साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी लेके आई जाए। अच्छा। कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं, इसीलिए आई थिंक मेरी और शिफा की कल बात हो रही थी कि यार क्या ये डार्क सर्कल का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 1% फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सही है। इसका मतलब है कि कहने को तो बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं कि आप अपना वज़न कम करें, लेकिन आप ख़ुद बताएं कि फैड डाइट्स आते हैं मार्केट के अंदर, कई ऐसे टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जिससे लोग डर जाते हैं। लाइपोसक्शन तो एक सर्जरी के अंदर आ गया, हम बात कर रहे हैं नॉन सर्जिकल मेथड्स की। आज से पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बड़ा स्ट्रिक्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी कि लाइफस्टाइल अच्छा रखो, अच्छा खाना खाओ, जिम जाओ, दैट्स इट। मैंने आज तक कभी भी बॉडी कंटूरिंग, बाय द वे इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट बॉडी कंटूरिंग, जैसे शिफा ने वेरी वेल सेड कि छोटे फैट पॉकेट्स हैं, डबल चिन, आई बैग्स, बड़े मोटे बाजू, थोड़ी सी टमी, और जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मर्दों का बहुत बड़ा इशू है, दे आर पॉन्ची, और स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी के बाद। ये ख़वातीन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मुझे ये लगता है कि पिछले 2 सालों में जबकि कोविड आया, लोगों ने एक्सरसाइज छोड़ दी, लोग जिम्स जाना बंद हो गए। मुझे लगता है मैं ज़्यादा सिंपैथेटिक होगी, मेरा ज़्यादा दिल उनकी तरफ चला गया, ख़वातीन की तरफ, कि वो आके मुझसे लिटरली दे आर बेगिंग कि यार मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, मेरा कॉन्फिडेंस शैटर कर रहा है, मेरा आई बैग नहीं जा रहा, और सर्जरी कोई नहीं कराना चाहता, सर्जरी के बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इवेंचुअली मैंने सोचा कि ओके मैं वो टेक्नोलॉजी क्यों ना लेके आऊँ जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है फॉर स्मॉल बॉडी फैट एरियाज, स्मॉल एरियाज। उसके अंदर कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए उसका नाम है बॉडी टाइट। उसके अंदर आपके बड़े बल्की आर्म्स, जो कि मेरा ख्याल है शिफा आप एग्री करेंगी कि बल्की नहीं, आपके नहीं है, अपने बात एग्जांपल दो, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कुछ ख़वातीन हैं जिनके बड़े भारी बाजू हैं, ऐसा ही है, और वो बड़े बुरे लगते हैं। फिर जब आप वज़न लूज़ करते हैं, आपकी बॉडी लूज़ फील होती है, जिसको आप फ्लैब कहते हैं। ये बड़े जेन्युइन इशूज़ हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद औरत का पेट, स्ट्रेच मार्क, हत्ता के ख़वातीन अपने हस्बैंड्स के सामने भी जाने से कतराती हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ इसका प्रोसीजर क्या होता है, ज़रा प्रोसीजर आसान अल्फाज में समझा दें। इसके अंदर कोई सर्जरी नंबर 1 इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है, कोई कट्स नहीं है, बहुत मेजर डाउन टाइम इन्वॉल्व नहीं है। आप एक बहुत छोटा सा प्रोब जिसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ना वो लेज़र है ना उसके अंदर कोई और चीज़ है, उसके अंदर सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ अ टेक्नोलॉजी जिससे आप समझ सकते हैं कि एक हीट आप अंदर अपने फैट पॉकेट के अंदर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैनुला या प्रोब। शायद एक वीडियो भी अभी आपका चलाएगा, जी वो चल रही है। उसके अंदर आप फैट सेल्स को तोड़ते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस मीन्स टू ब्रेक द फैट सेल्स। किसी की यहाँ पे छोटी सी फैट पॉकेट है, आप सर्जरी के कैंडिडेट तो नहीं है और आप जिम जाने से भी नहीं उसको खत्म कर रहे। शिफा स्टॉप दैट, ओके, यू डोंट हैव दैट इशू, क्योंकि खवातीन हर वाला लेकिन हाँ जनरली कई दफा इश्यूज होते हैं। मेरी लुक्स देख के उनको समझ आ गई है कि मैं क्या कह रही हूं। तोड़ के फैट सेल्स को बॉडी को दे देते हैं, बॉडी खुद ब खुद उसको डिस्पोज ऑफ करती है, लेकिन हम बहुत बड़े फैट चंक्स को उतारने की बात नहीं कर रहे हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट द फैक्ट दैट दिस इज फॉर वेरी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ फैट। ठीक है, लेकिन आपने मुझे तो वैसे मना कर दिया, लेकिन एक इशू मैं वैसे बता देती हूँ लोगों की देखने के लिए कि आप जब यूं करते हैं तो आपकी चिन कुछ लोगों की या तो फैट होता है या क्या होता है, ये डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं। होती है ये चीज़, उनको प्रॉब्लम होती है उससे, मुझे भी है। तो कैसे रिमूव करेंगे ये चिन वाला फैट, और इसको कितना टाइम लगता है, कितने सेशंस चाहिए होते हैं? जी इट डिपेंड्स कि कितना है, लेकिन मोस्टली 1 सेशन इज़ गुड इनफ। और फिर अगर आप दोबारा से वो फैट नहीं लेके आ रहे अपने बॉडी के अंदर, तो एक ही दफ़ा के अंदर नॉन सर्जिकली आपने अपनी डबल चिन, अपने आई बैग्स आपको पता है कितना बड़ा इशू है,
आपको पता है कि फैट आपके टमी के ऊपर कितना बड़ा इशू है, और ख़ास तौर पे आई थिंक पाकिस्तानी मैन, आई एम सो सॉरी बट दे आर वेरी पॉन्ची, और फिर कई दफ़ा आप उसको बेयर बेली भी कहते हैं बाहर के गोरों के अंदर भी। इसका मतलब है कि ये ऐसी चीज़ें जो कि ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स। आज से पहले हमारे पास क्या था? लेज़र्स थे। आज से पहले हमारे पास जो लेज़र्स थे, अगर आप वो करते भी थे तो ख़वातीन के अंदर बॉडी के ऊपर, क्योंकि हम सांवली टोन के लोग हैं, हमारे अंदर पिगमेंटेशन इश्यूज आ जाते थे, प्लस डाउन टाइम बहुत ज़्यादा था, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, फिर वो छिलके उतर रहे हैं पिक्सल लेज़र के, CO2 लेज़र के। इसके अंदर देयर इज़ नो मेजर डाउन टाइम, हफ्ता 10 दिन थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग और उसके बाद दैट इज़ गॉन। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपने एक और जो वर्ड आप प्लीज़ ज़रूर बताइए, जो कि आई थिंक मॉर्फियस 8 इज़ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आप बाहर से डिलीवर करते हैं। बॉडी टाइट रेडियो फ्रिक्वेंसी आप अंदर ले जाते हैं फैट सेल्स के, और फैट सेल्स को तोड़ते हैं, मगर फैट सेल्स को तोड़ने के बाद स्किन आपकी सैग कर सकती है ना, इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा वजन लूज़ करते हैं तो हमारी स्किन लूज़ कर जाती है। लेकिन इसके अंदर जो बाहर वाला प्रोब है साथ साथ वो स्किन को हीट कर रहा है, सो आप वजन लूज कर रहे हैं उस एरिया से, मगर विदाउट सैगिंग योर स्किन। ठीक है, यानी वो स्किन आपकी जो है वो ढीली नहीं होगी। मुझे यही पूछना था कि लाइपोसक्शन के हम जब साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो यही होता है कि स्किन ढील हो जाती है, इसमें स्किन ढीली नहीं होगी। एग्जैक्टली, तो ये देखिए ना कितना बड़ा बेनिफिट है। लेकिन मैंने बड़ा सोच समझ के मैं इसको पाकिस्तान में लेके आ रही हूँ, ले आई हूँ। हमने इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है आज आपके प्रोग्राम से पूरे पाकिस्तान के लिए। दिस इज अ वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन मेरा मसला वही है डॉक्टर साहिबा, में मुझे डबल चिन से अपनी प्रॉब्लम है और ये रहेगी। और ये अगर हटाई जाए आपके प्रोसीजर के तहत तो ये कितने दिन तक शिफा को घर बैठना पड़ेगा? देखें, शिफा का हर बंदे के लिए कस्टमाइज प्रोसीजर है। शिफा का फैट इतना नहीं है जितना शायद शिफा का मसल लैक्सिटी, मगर मसल लैक्सिटी के साथ साथ शिफा हैज़ अ स्मॉल रिसीडिंग चिन इतनी छोटी है कि पीछे से उसका जो भी कुछ नेक अगर मैं जितना मर्जी भी टाइट कर दूं उसको फिर भी अपनी ये जगह लटकती नजर आएगी। इसका मतलब है कि इनके अंदर शायद मैं वो करूंगी भी नहीं, इनके अंदर मे बी आई विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड एंड आई विल गो फॉर द चिन कंस्ट्रक्शन, सो इट्स अ वेरी कस्टमाइज्ड प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये भी होता है कि किसी किस्म का प्रोसीजर हर एक शख्स पे किया जाए तो वो मतलब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के वो काबिल हो जाता है। किसी भी किस्म का अगर प्रोसीजर हम एक शख्स पर किया जाए तो वो कितने अरसे में वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा? मकसद ये है डाउन टाइम अगर हम पूछें आई थिंक इन अबाउट 2 weeks टाइम। लेकिन ये कि वो फ़ौरन काम पे वापस जा सकता है, ये नहीं कि वो वापस नहीं जा सकता, लेकिन ये कि वो जो माइल्ड स्वेलिंग है या ब्रूजिंग हो सकती है वो आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन तक रहेगी, जो कि सर्जरी से फिर भी बहुत बेहतर है। प्राइसेस बहुत कम है, सर्जरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसके प्राइसेस कम हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हैं, बट यू हैव टू बी इन प्रोफेशनल ट्रेन्ड हैंड्स। एंड व्हाट अबाउट पेन, दर्द, तकलीफ? नहीं जी, देयर इज़ नो पेन, क्योंकि आप ज़ाहिर है पेन, सारी मेडिकेशन, हर चीज़ पहले से देखते हैं। लेकिन ये कहना कि उसके बाद पेन होगी, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक और मैं चीज़ बताती जाऊँ, मॉर्फियस का वर्ड पाकिस्तानियों के लिए बहुत नया है, लेकिन इसके अंदर ना तो आप कोई स्वेलिंग कर रहे हैं ना ब्रूजिंग कर रहे हैं। मेरे नज़दीक एजिंग ग्रेसफुली करने का मतलब ये है कि विदाउट यूजिंग एनी फिलर्स, बोटॉक्स एंड थ्रेड्स आप अपनी बॉडी को, जो खुदा की एक वंडरफुल क्रिएटेड मशीन है, उसको मौका दीजिए कोलेजन बनाने का। डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स, एक्नी स्कार्स और ढलकती हुई स्किन। आपकी स्किन इज अ कपड़ा वीक हो रहा है, कपड़े के धागे फट रहे हैं, कपड़े के धागों को कोलेजन या इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं। आप खुद बॉडी को रीजनरेट करने का मौका दें, और वो भी इसी कंपनी का जो अगला हम पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं इसी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फियस 8। मॉर्फियस 8 ऐसे समझ लें शिफा एंड अवैस कि जैसे गाड़ियों लग्जरी कार्स में जब आप देखते हैं रेंज रोवर, जब आप देखते हैं रोल्स रॉयस, तो आप उसको किसके साथ ताबीर करते हैं? एक्सेलेंस, क्लास। सो दिस इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी अगेन, मगर डन विद माइक्रो नीडलिंग। अगर आप इसके 2 to 4 सेशंस लेते हैं शिफा और फिर ईयरली बूस्टर लेते हो तो आपका बूढ़ा होना बहुत मुश्किल है, आपके पोर्स खुलना बहुत मुश्किल है। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मशीन मैं अपने लिए लेके आई हूँ एंड मतलब मुझे हमेशा सब लोग कहते हैं कि क्यों थोड़ा देर लगी, बिकॉज दिस इज़ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में लाते लाते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इवेंचुअली वी हैव इट। सो अगर आप अपने बुढ़ापे को डिले करना चाहते हैं मगर इन अ वेरी ग्रेसफुल फैशन, मैं फिलर्स, थ्रेड्स और बोटॉक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ख़िलाफ़ उस सूरत में हूँ जब आप उसको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। जैसे यू आर वेरी यंग यू नो, तो आप कहेंगी जी मुझे कुछ ऐसा दें विच इज़ अ वेरी नेचुरल वे टू प्रिजर्व माई स्किन। हाँ ठीक है, वो बॉन्डे तरीके से
और आप कहते हैं कि यार बिफोर आई बिकम बैंकरप्ट कैन आई जस्ट टॉप अप सम क्रेडिट, कैन आई सेव समथिंग, ठीक है, तो दिस इज लाइक सेविंग योरसेल्फ। डॉक्टर साहबा, कुछ लोग बहुत भोंडे तरीके से फिलर्स और ये बोटॉक्स वगैरह कराते हैं और किए जाते हैं प्रोसीजर को रिपीट, और वो अजीब मुंह जो है फूल के पंपकिन बन जाता है। तो ये वाला प्रोसीजर भी रिपीट करना पड़ता है? जी, मॉर्फियस ए डिपेंड करता है कौन किस एज में ले रहा है, किस वजह से ले रहा है, लेकिन 2 to 4 इज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ सेशन। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि बूस्टर या टच अप सेशंस आप ईयरली बेसिस पे आपको लेने चाहिए, और ये एजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अंदर कोई डाउन टाइम नहीं है, आप खाली थोड़ी सी देर के लिए रेड होते हैं इसके अंदर। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में लाने की एक और बड़ी वजह यह है कि हमारे पास हर तरह के स्किन टाइप्स हैं। हमारे पास सांवले लोग भी हैं, थोड़ा और मज़ीद सांवला रंग भी है। इसका मतलब है कि लेजर्स के साथ साइड इफेक्ट्स आते थे पिगमेंटेशन इश्यूज, इसमें वैसे पिगमेंटेशन इशू नहीं आ सकता बिकॉज इट्स अ कलर ब्लाइंड टेक्नोलॉजी, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। फिर एक बहुत अरसा पहले हमारे मुल्क में एक टेक्नोलॉजी मैं लेके आई थी अल्ट्रा फॉर्मर के नाम से, या अल्थेरेपी या अल्ट्रासाउंड, विच वॉज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाइफू के कितने साइड इफेक्ट्स मैंने देखे हैं, अनबिलीवेबल। हाइफू का मतलब ये है कि साउंड वेव्स को आप मसल के लेवल पे लेके जाएं और टाइट करें, लेकिन मसल में जाने से पहले आप कहाँ से गुजर रहे हैं, स्किन एंड फैट। तो कई दफ़ा मसल टाइट करते करते पेशेंट का इतना फैट गिरा देते थे कि आप अगले 6 महीने में बजाय इसके कि एंटी एज करें, आप उल्टा ज़्यादा एज करना शुरू हो जाते थे, क्योंकि आपके फैट डिपॉजिट्स मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाइफू तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी बहुत होती है, कोल्ड स्कल्प्ट। कोल्ड स्कल्प्ट कितना फ़र्क है बॉडी टाइट, जो इनमोड बॉडी टाइट है, उससे? सो कोल्ड स्कल्प्टिंग के लिए हम मशीन लेके आए बहुत पहले, अब तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन उससे कोई खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं आए। उसके बाद भी कई मशीन्स आए जैसे कि मसल्स को मूव करें तो आपका फैट टूटता है। मुझे आज तक इनसे कभी रिजल्ट्स नहीं आए। मैं वो चीज़ लेके आऊँगी या लेके आ रही हूँ या आ गई हूँ जिससे मैंने रिजल्ट्स खुद देखे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक and this is the most well reputed brand that is giving us a technology in our hands which can actually make us get rid of those extra blubber and fat deposits which are not supposed to be there. सही है। अच्छा, अब आपने क्योंकि टॉपअप की बात की थी, तो लड़कियां वो जो टॉपअप हैं जनरली किस एज के बाद से उनको ले लेने चाहिए? शिफा, मेरे पास ऐसी बच्चियां भी आती हैं, लेट्स से दे आर प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर्स। मेरे पास ऐसी बच्चे भी आते हैं जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, एंड एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 18 दे हैव लाइंस, रिंकल्स एंड इट्स बॉदरिंग देम। अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ज़माना है, पीपल दे नो दैट दे वांट टू हैव अ फ्लॉलेस स्किन एंड दे नो दे कैन गेट इट। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ एन एब्सोल्यूट नो, बट येस यू हैव टू मेक श्योर कि वो मेडिकल सुपरविजन में अपने एल्डर्स की कंसेंट के साथ अगर आते हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। सही। और ये जो मॉर्फियस है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स? मॉर्फियस के जैसे मैंने कहा, इट्स अ कलर ब्लाइंड टेक्नोलॉजी, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। लेकिन उससे पहले लेजर्स के साइड इफेक्ट्स से लोगों के मुंह जल जाते थे, और ख़ास तौर पे आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे माशरे में लोग डरते ही इस वजह से थे कि लेज़र के बाद धब्बे पड़ गए, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं पड़ सकते। हाइफू के साथ आपका लॉस हो जाता था फैट का, वॉल्यूम लॉस। इसके साथ आप किसी को वॉल्यूम लॉस नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी जितनी भी डेप्थ नीचे जा रही है वो आपके कंट्रोल में है। आप 2 या 4 mm से नीचे मत जाएं स्किन में, तो फैट में जा ही नहीं सकते। फेस को ब्लो करते जाते हैं, फैलाते जाते हैं, इन्फ्लेट करते जाते हैं, और आप अपनी नेचुरल लुक खोल देते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू गिव यू नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन एंड हेल्प्स यू प्रिजर्व योर स्किन। प्लस जो हमारे एक जैसे मेरे अपने कितने ज़्यादा लोग जिम में आते हैं और वो ट्रेनिंग करते जाते हैं, दे आर परफेक्टली फाइन, लेकिन एक कोई लव हैंडल, वैसे आई वंडर व्हाई डू यू इवन कॉल इट लव हैंडल? It should be a hatred handle. So love handles are there. या वो एक छोटी सी पूंछ पेट के ऊपर निकली हुई है, या कई दफ़ा लोग वजन ज़्यादा नहीं लूज़ करना चाहते कि यार मेरा मुंह बिल्कुल हड्डियाँ, या दे हैव अ गॉन्ट लुक, लेकिन फिर भी वो डबल चिन नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर के आपको फिर थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाइफस्टाइल में अपने खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे, आप जिम नहीं जाएंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे। वो लाइफस्टाइल है, वो होगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्प देगी, बट अगेन आई रिपीट, इन हैंड्स ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेंड डॉक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये बताइए? फेसबुक के ऊपर डॉक्टर फजीला अब्बासी, इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर फजीला अब्बासी, और अगर आप गूगल में मेरा नाम डालेंगे तो दुबई और इस्लामाबाद क्लिनिक दोनों के नंबर्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फजीला अब्बासी, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये किताब हमारे सामने मौजूद है जी, और ये किताब है जी आफिया अनहर्ड। आफिया सिद्दीकी के हवाले से आजकल जो न्यूज़ गर्दिश में है वो ये है कि आफिया सिद्दीकी की तबीयत ख़राब है और उनकी जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए। दाऊद गजनवी साहब रिसर्च स्कॉलर हैं और इस किताब के मुसन्निफ भी हैं। आफिया सिद्दीकी पर बड़ी रिसर्च की, उन्होंने बड़ा काम किया है। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या पाकिस्तानी हुकूमत आफिया सिद्दीकी को लाने में, पाकिस्तान लाने में कुछ काम कर भी रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो खबर है वो ये है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है और उनकी लॉयर ये कह रही है कि उन्हें वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए। ये क्या सिलसिला है? असल में सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हम टीवी का कि दे आर गिविंग टाइम फॉर द आफिया's केस। असल में आफिया जो है ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि शी इज़ इम्प्रिजन इन कार्सवल मेडिकल सेंटर। जी, कार्सवल मेडिकल सेंटर वो है जहाँ पे मेंटली इल प्रिजनर्स को रखा जाता है। तो 2008 से वो वहाँ पर शी इज़ इम्प्रिजन्ड और तब से ही उसके ऊपर जो उसके साइकोलॉजिकल प्रोग्नोसिस होते हैं और मेडिकेशंस जो हैं वो चल रही हैं। तो वो तो शुरू से ही बेचारी मेडिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ का शिकार है। दूसरी बात यह है कि जो अब रिसेंटली जो उसके साथ हो रहा है वो एक, आप इसको डेफिनेशन में भी लेके आ सकते हैं, एक हेट अटैक उसके ऊपर हो रहा है। क्योंकि जब से तालिबान, वो ज़ख्मी भी हुई थी, यस, उसमें ये है कि जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में आए हैं और अमेरिकन्स का विड्रॉल हुआ है तो अमेरिका में एक तालिबान के अगेंस्ट एक बड़ी सीवियर किस्म की रिजेंटमेंट आई है, जिसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो उसके अफेक्टीज़ हैं वो आफिया टाइप के लोग हैं जो इम्प्रिजन्ड हैं और उन ऑफिशल्स के अंडर हैं। तो पहले तो जेल ऑफिशल्स जो थे वो उनके ऊपर अटैक्स करते हैं, लेकिन पिछले दिनों तो इनमेट ने उनके ऊपर अटैक किया। अब उनकी जान भी ख़तरे में है, नॉट जस्ट मेडिकली बट फिज़िकली एज वेल, जिस तरह के माहौल में वो रह रही है। तो जो उसकी लॉयर है जो उसको मेरा 5-6 महीने पहले मिल के आई थी, तो उससे आफिया ने बात किया और उसका चेहरा फटा हुआ था पूरा, जहाँ से उसने मेरा को कॉफ़ी का ग्लास किसी इनमेट ने उसके मुंह पे मारा था। तो शी इज़ इन अ वेरी सिवियर सिचुएशन राइट नाउ। तो उनके पास एवेन्यूज़ क्या हैं अब? मतलब वो उनका केस तो मुझे नहीं लगता कोई सुन भी रहा है, कोई उसमें इंटरेस्टेड भी है, तो कैसे वो वे आउट अपने लिए कोई तलाश कर सकती हैं? या चलो इतना ही हो जाए कि उस मेंटली इल लोगों की फैसिलिटी से निकाल के किसी ऐसी जगह रखा जाए कि जहाँ पर वो अकेली हों और सेफ़ हों। असल में इसमें अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि मैं 2018 में इस केस के साथ कनेक्टेड हुआ था और हमने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जब पिकअप किया था तो उस वक्त मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद हर। और फिर उसके बाद मैं आई वेंट टू अमेरिका, फिर मैंने ये बुक भी पब्लिश की, क्योंकि 90% लोगों को पता नहीं है कि आफिया का मुकदमा है क्या है। बेसिकली एक अटेम्प्टेड मर्डर के ऊपर उनको 86 ईयर इम्प्रिजनमेंट हुई है अमेरिका के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने 2020 में, इनके लॉयर थे चार्ल्स स्विफ्ट, जिन्होंने इनका मुकदमा उधर ट्रायल कोर्ट में साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क में कंटेस्ट किया था, उससे मैंने बात की थी कि मैंने कहा कि इसके पास कौन सा लीगल एवेन्यू अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि इसकी मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स पे इसको कंपैशनेट रिलीज़ अमेरिकन कोर्ट से मिल सकता है। मैं उनको पाकिस्तान लास्ट ईयर लेके आया था। फिर उस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान साहब। अनवर मंसूर खान साहब और हमने ये प्लान किया था कि हम प्राइम मिनिस्टर को इसमें कन्विंस करेंगे और इस केस को अमेरिकन अदालत में पिकअप करेंगे। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि अनवर मंसूर खान साहब रिज़ाइन कर गए, तो वो मसला वहाँ का वहाँ चला गया। फिर इस ईयर के स्टार्ट में आफिया ने किसी तरीके से अपनी पार्डन पिटिशन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, वो साइन करके भेजी। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के करीब लोग हैं, आप उनसे लॉबी करें कि भाई ऐसे प्रिजनर को छोड़ा जाए, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही। उसकी असल वजह यह है कि मैं लास्ट वीक अमेरिका से आया हूँ, तो जो बाइडन के बहुत करीब 2-3 सेनेटर्स हैं और कांग्रेस वूमेन है एक शीला जैक्सन ली, जो पाकिस्तान के साथ भी बड़ी कनेक्टेड है, उनसे मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आफिया का केस है क्या है। और आप यकीन करो कि उसने मुझे कहा कि उसने कहा मुझसे आज तक कभी किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने आफिया की बात तक नहीं की। अच्छा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम यहाँ पे उसके नाम पे वोट भी लेते हैं, उसके नाम पे अपनी रिलीजियस कैंपेन्स भी करते हैं, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे हम अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान के पास बड़ा ये गोल्डन मोमेंट है कि वो अमेरिकन ऑफिशियल से बात करे,
अगर वो अमेरिकन ऑफिशियल से बात नहीं करते तो ये जो लीगल एवेन्यू हमने दिया है इस पे हम काम करने के लिए उनके साथ तैयार हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारा फॉरेन ऑफिस है अमेरिका में भी, वो एम्बेसडर साहब मेरा भी चले गए हैं या हैं, ही इज़ वेरी 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 अनइंटरेस्टेड। असद खान साहब वो चले गए, हाँ वो चले, बट वो बहुत अनइंटरेस्टेड थे। जब मैं शीला से मिला था तो वो और मुशाहिद शीला से मिलने आए हुए थे, तो वो उस वक्त उनकी बॉडी टोन से जब मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि मैं भी शीला से मिलने आया हुआ था, तो वो किसी टाइम में नहीं था लगता कि वो रेडी हैं। अच्छा, अब खान साहब की जब आप पुरानी तकरीरें सुने तो उन्होंने आफिया के केस को उठाने के लिए और बड़ी भरपूर तरीके से अपने जलसों में आफिया का जिक्र किया है। जब से वो पावर में है एज द प्राइम मिनिस्टर पिछले 3-3.5 साल से, क्या उनकी तरफ से या पीएम ऑफिस की तरफ से कोई ऐसी मूवमेंट हुई है आफिया के फेवर में? इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ पता क्या है, आज शाम को 4 बजे मैंने फिर अली मोहम्मद खान से मिलना है इसी इशू पे। प्रॉब्लम ये है कि कैबिनेट में इस बेचारी के ऊपर स्प्लिट है। अच्छा ओके, ये बड़ी, क्योंकि मैं जिन लोगों से भी मिला हूं ना हुकूमत में, कुछ फॉर हैं और कुछ अगेंस्ट हैं। ठीक है। वो पॉलिटिकल लेवल पे ये सोचते हैं सारे कि फ़ायदा है कि नुकसान है इसको लाने से, कि हम एक्सट्रीमिज़म के दरे में ना आ जाएं। हाँ। असल में आफिया जो क्रॉस रोड में फंसी है ना, वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे कुछ वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ रखते हैं और कुछ बहुत दीनी आइडियोलॉजी रखते हैं, तो आफिया उसके क्रॉस रोड में आई हुई है। इमरान खान इन पर्सन तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ इंटरेस्टेड। नहीं तो वो जो ह्यूमन राइट है वो तो चाहे आप किसी के अगेंस्ट हो या किसी के फॉर हो, जो आपका बुनियादी हक है, जो अपील्स का राइट है आपको, वो तो आपको मिलना चाहिए। उस पर तो किसी किस्म का डिबेट होना नहीं चाहिए कि भाई, चाहे मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है इसमें भाम है या इसको मजीद क्लैरिटी चाहिए, लेकिन एज अ ह्यूमन उसको मैं इतना राइट तो दूंगी कि वो आके अपनी बात करे और उसको मार धाड़ ना हो उसके साथ प्रिजन्स में। ये आप ठीक कह रही हैं बात। मैं जो करंट जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी मेरी बात को इंडोर्स करके और प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजी हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई जवाब नहीं आ रहा फ्रॉम द लास्ट 3 years, जब से मैं उनसे ये बात जस्ट बिकॉज़ ऑफ द स्प्लिट इन द कैबिनेट। यस, और कैबिनेट में स्प्लिट यही है कि इससे फायदा है या नुकसान है। तो इमरान शीरी मज़ारी साहिबा से आप मिले? नहीं, मैं अभी उनसे नहीं मिल सका। वो मिनिस्टर है ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान में। मैं आई वुड लव टू सी हर, लेकिन आजकल यहाँ पे मिनिस्टर्स को मिलना भी बड़ा मुश्किल है। सही है। अच्छा, फैमिली जो है आफिया की, वो इस वक्त कहाँ खड़ी है, उनका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो फैमिली भी कंफर्म कर रही है इस चीज़ को, और वैसे भी क्या जो मेंटल हेल्थ है इस वक्त आफिया की, वो किस स्टेट में है? मैं क्योंकि फैमिली के साथ जब सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा था तब उस हद तक तो था, लेकिन जब से मैंने अपनी बुक लिखी और उसके अंदर एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक्सप्लेन किया है, तो हमारा एक डायरेक्शन तो सेम है जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो कम्प्लीटली ज़रा डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, वो ज़रा वो इस स्पेक्ट्रम में सोचते हैं कि आफिया के साथ सरीहन ही ज़्यादती हुई है और जो उन पे मुकदमा अमेरिका में चला था वो इलीगल है। अच्छा। इंटरनेशनल लॉ के तहत तो वो इलीगल है, लेकिन अमेरिकन लॉ के तहत वो उसको लीगल समझते हैं। तो आपने जो भी करना है अब उस सिस्टम में से ही उसके लिए रिलीफ निकालना है। मतलब एक शो डालकर और अमेरिका को बुरा कह के आप रिलीफ नहीं ले सकते, यू कैन नॉट। तो हमारे पास एक बड़ा लॉजिकल रीज़न है और ये दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में है। मैंने शीला को ये चीज़ कही कि आफिया की जो डिटेंशन अमेरिका में है उससे पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म बढ़ता है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ्यूल होती हैं आफिया का नाम यूज़ करके कि हमारी बहन वहाँ पे है और आप मुसलमानों को शर्म नहीं आती, तो वो अपने रिक्रूट्स पैदा करते हैं उसके अंदर। तो मैंने उसको कहा ये नुकसान हो रहा है। अगर आपने उसको डेटर करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि वो पब्लिक में ना आए और उसका इस्तेमाल ना हो, तो पाकिस्तान उसको, जिस तरह बेचारे डॉक्टर कदीर फोत हो गए हैं, उस तरह की भी डिटेंशन में रखा जा सकता है इन पाकिस्तान। सो दैट्स माय पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ डिफरेंट हो गए हैं अब। एब्सोल्युटली नॉट के बाद सिचुएशन बदल गई है, हमें फंड्स लेने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो क्या ये चीज़ अब पाकिस्तान उनसे करवा भी सकता है गिवन द करंट सिचुएशन? देखो, पाकिस्तान में जब भी मैंने आफिया पे बात की है ना पॉलिटिकल लेवल पे, तो वो सबसे पहले शकील अफरीदी को फ्रंट पे ले आते हैं कि भाई वो उसके बदले शकील अफरीदी मांगते हैं। इसी वजह से उसके लॉयर को और अटॉर्नी जनरल को इन्वॉल्व किया है कि हम ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड पे उनकी अदालत से रिलीफ लें, क्योंकि जो उनकी अदालत है ना वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या प्रीव्यू में नहीं आएगी। इट्स अ वेरी सिक्योर वे कि उसको आप मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स पे पाकिस्तान रिपैट्रिएट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि जो करना नहीं ना चाहते वो शकील अफरीदी को मेरे सामने खड़ा कर देते हैं, वरना वो एक सेपरेट बिल्कुल इशू है।
اور عمران کی ابھی بھی امریکہ میں بہت رسپیکٹ ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد کوئی چیزیں ختم نہیں ہوتی. امریکہ اپنا یس مطلب ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. انٹرنلی وہ ہمارے ساتھ کام ابھی بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر خود بات کریں, اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ شیلا جیکسن والا جو ڈور ہے نا یہ ہم اوپن کریں. پھر میری ایک ملاقات ہوئی باب منینڈس کے ساتھ. وہ اس وقت جو ہے وہ امریکن جو سینٹ ہے اس کا فورن افیئر کمیٹی کا چیئر ہے. Everyone wants to talk about Afia because they don't even know about Afia. ہم بات ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں. امریکہ کیوں نہیں کرے گا ہیومن رائٹس پہ بات؟ بالکل کرے گا اس پہ بات. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ان کی بھی سیاست ویسے انوالوڈ ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ, بہت 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 شکریہ ادا کریں گے آپ کا. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. کہتے ہیں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی منبع اور مبدا ہوتا ہے. ہر ظاہری اور باطنی شے اپنا سرا رکھتی ہے. انسان وطن کی نسبت سے مادر وطن لکھتا ہے, تعلیمی ادارے کی نسبت سے مادر علمی لکھتا ہے اور اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے. اور آج ہے انٹرنیشنل ڈے آف فلسفی, فلسفے کا عالمی دن ہے. اور ہم ویسے فلسفیوں کو سمجھتے ہیں بھائی یہ تو فلسفی ہیں یار, یہ تو بس بہت دیوانے پکائیں گے, یہ بہت زیادہ دیوانے, پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں, ریالٹی سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ آئیڈیلسٹک ورلڈ میں جی رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. لیکن ایک ریمائنڈر دے دوں کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے یا پاکستان کا کے لیے جو سب سے اہم شخصیات میں شامل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب, وہ بھی ایک فلسفر مانے جاتے تھے. اور ان کے نام کے ساتھ بھی ہم فلسفر پہلے لگاتے ہیں. لائر اور پولیٹیشین بعد میں ان کو کہتے ہیں, فلسفر ان کو سمجھا جاتا ہے. خرم الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, اور فلسفہ جو ہے وہ ان کی بنیادی فیلڈ ہے. ان سے جانتے ہیں ذرا فلسفے کے بارے میں اور اقبال کے فلسفے کے بارے میں. السلام علیکم خرم. وعلیکم السلام. یہ فلسفیوں کے بارے میں یہ کیوں اس طرح کی نیگیٹو باتیں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں؟ بالکل ٹھیک ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ محمد اقبال نے بڑی سخت تنقید کی تھی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ جنگل میں جا کے سوال ڈھونڈتا رہے اور مصر میں لوگ فرعون قتل کرتا رہے, ان کو پرواہ نہ ہو. ویسے یہ آپ نے دوسری بات بھی درست فرمائی. ڈایوجین دا بیرل فلاسفر کا مشہور واقعہ, الیگزینڈر سامنے آ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا دور دور سے لوگ تجھ سے ملنے آتے ہیں, تو حق پہ بات کرتا ہے, بتا تجھے کیا چاہیے مجھ سے. تو اس نے کہا آگے سے ہٹ جائیں, وہ سورج کی روشنی بہت خوب مجھ پر آ رہی تھی, وہ کب سے رکی ہوئی ہے. ویسے فلسفہ علم کی محبت کو کہتے ہیں. علم سے محبت رکھنا, ہر شے اپنے اصل کی طرف جانا چاہتی ہے. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریزنس جو ہے وہ ایبسنس کی ہوتی ہے. صحیح ہے. بس فلسفی اس ایبسنس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے یہاں فلسفے کا رجحان اب ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا, پڑھنے میں یا پڑھانے میں. صحیح جواب دینا, غلط جواب دینا. صحیح جواب دیں. دیکھیں علامہ اقبال صاحب نے بھی قوم کو خواب غفلت سے جگایا تھا, آپ بھی یہی کام کریں ادھر. علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل. اگر یہ قوم بہت ہی زیادہ سو گئی ہے, نوارا تلخ ترمی زن چذوق نغمہ کامیابی, ڈھول اور اگر یہ بہرے ہو گئے تو ڈھول اور زور سے بجاؤ, سنیں وائبریشنز بھی جگا دیتی ہیں. تو فلسفے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی گہری بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم سیلف ہیلپ بکس پڑھنے والی قوم ہے. ہم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم گلوبل ورلڈ میں ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں. نہ ہم تھیوری بنانے والے ہیں, نہ ہم تھیوری ویریفائی کرنے والے ہیں, بلکہ مغرب کی بھی آپ نوٹ کریں, پاکستان میں جو تھیوری آتی ہے, عامیانہ تھیوری کو بھی چاٹ کر ایک پیسٹیسائڈ کی طرح ہم راضی ہو جاتے ہیں. اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم حادثاتی طور پہ ملک نہیں بنا. مطلب کہ میں پچھلے دنوں ایک چینل پہ بیٹھ کے دلائل دے رہا تھا کہ کشمیر کے اوپر 1905 میں علامہ اقبال نے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض اور ایک خواب علیحدہ مملکت کا دیکھا تھا. لیکن آج ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. علامہ کے حوالے سے آپ نے کہا ویسے بھی آپ کی میری بات ہوتی بھی رہتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں اس وقت علامہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انہیں بانگے درا سے ذات کر دیں. 6 اشعار سے زیادہ ہم علامہ کو جانتے نہیں. تو جس شے سے آپ امی سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ وہ کھاتی کیا ہے, ہر جہت کو دیکھنا پڑے گا نا. تو محبت جھوٹی ہے یا آپ جھوٹے ہیں, تو فیصلہ اب ہمیں کر لینا چاہیے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے گہری سوچ سے. ہم فارم سے راضی ہو گئے, ہم ظاہر سے راضی ہو گئے. اب جو قوم ظاہر سے راضی ہو جائے وہ مستقبل کارو نہیں کر سکتی, اس میں بس دھکیلی جاتی ہے. جیسے جان ایلیے فرماتے تھے ہم 21ویں صدی میں بالوں سے پکڑ کر لایا گیا, ہم تو وہیں 19ویں 18ویں میں خوش جی رہے تھے. تو فلسفے میں بہت ہاتھ رہا علامہ محمد اقبال کا, بہت ہاتھ رہا. علامہ محمد اقبال کی کوئی بھی آپ کتاب خریدیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے, میں سب کو بتاتا ہوتا ہوں, میں ایک فلسفی ہوں.
میرا طرز بیاں شاعرانہ ہے، بالکل، کیونکہ شاعری کو موت نہیں ہوتی، شاعری بوڑھی نہیں ہوتی، فلسفہ بوڑھا ہو جاتا ہے، فلسفے کے سائیڈز پر مٹی آ جاتی. تو علامہ نے فلسفہ بیان کیا شاعری میں، تاکہ اگر 21ویں صدی میں کوئی 2030 میں بھی مایوس ہو تو وہ یہ شعر پڑھ لے کہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. اچھا، اقبال نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو ہم صرف فلسفے کی طرف بھی نہ ہو جائیں مکمل طور پر، وہ جو روح ہے وہ بھی تو ختم ہو جاتی ہے. علامہ محمد اقبال پیسو اسپرچولیٹی کے بھی خلاف تھے اور پیسو فلسفی کے، مطلب کہ وہ فلسفہ جو آپ کو باہر نکلنے پہ تیار نہیں کر رہا، وہ جو جان ایلیا فرماتے تھے اپنے اندر سے باہر نکل آؤ، گھر میں سامان کی ضرورت ہے. تو علامہ نے جو غزالی کا کہا، غزالی ہسٹری میں واحد آدمی ہے جنہوں نے ایک کتاب تحافظ الفلاسفہ فلسفے کے خلاف تنقید لکھی تھی. علامہ اس میں انٹرسٹڈ تھے اور بات بھی ٹھیک ہے، فلسفہ تو کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلسفے پہ تنقید نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے فلسفے کے علاوہ بھی کائنات کو دیکھنے کے کئی روپ ہوں جو ہم عقل کی وجہ سے آج تک نہ دیکھ سکتے. لیکن پرنسپلی علامہ دنیا کے بڑے سٹرینج آدمی ہیں کہ جو شعر لکھتے لکھتے ہیگل اور کارل مارکس اور برگساں کا نام لے لیتے تھے. تو اگر اپنی خودی نہ کھوتا زناری برگساں نہ ہوتا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شاعر بھی ہوگا کہ جو شاعری کرتے ہو فلسفیوں مغربی فلسفیوں کے نام لکھ رہا ہو. تو وہ چاہتے تھے امت میں گہری فکر آئے، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں. اس زمانے میں کوانٹم فزکس عروج پہ جا رہی تھی، فرائیڈ کی تھیوریز نئی نئی جنم لے رہی تھی. علامہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کی زینت ہوتا ہے کہ وہ کلّا یومن ہوا فشان والی خدا کی صفت کے ساتھ رہتا ہے، کہ ہر لمحے پچھلے جانے ہوئے سے ناراضی رہتا ہے. فلسفہ بہتری کی طرف، ہر دن آنے والا دن بہتری والا. خودی بھی یہی ہے کہ اب جیسا اپنے آپ کو جانا ہے رات سے پہلے ڈھا دینا اور 2 اینٹیں لگا کے نیا خود کو بنانا. تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں جو فلسفے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس آپ کو ہر قسم کے ملتے ہیں، ایک ٹیچر سب سے بہتر اینالسٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا، آپ پڑھاتے ہیں، ان کا کتنا انٹرسٹ ہے فلسفی میں، یا یونیورسٹیز میں کون کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو پاکستان میں ہمارے پڑھائی جاتی ہیں جس کو کہ ہم فلسفی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر قوم میں فلسفی نہ ہو تو قوموں کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال آپ سے میں نے کیے. بس وہ ریلیٹیوٹی پہ راضی ہو جاتی ہیں، حقیقت سے، حق سے، ریالٹی کو نہیں پڑھتی، ریلیٹیوٹی کو پڑھتی رہتی ہیں. تو ریلیٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے، میں سب کو کہتا ہوتا ہوں کہ آندھی چلے نا تو شاپر اڑنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم اڑ رہے ہیں، حالانکہ صرف آندھی چل رہی ہوتی ہے. تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ کوئی بھی آنے والا گلوبل نیریٹیو ان کو کہیں بھی بہا کے لے جاتا ہے. فلسفہ ہم سے کیا مانگتا ہے کہ پاؤں زمین پر نگاہ آسمان پر، پاؤں اتنے پکے ہوں کہ آنے والی کوئی چھوٹی سی بات بہا نہ لے جائے، آسمان پر آنکھ ایسی ہو کہ تارے تم سے پوچھ کے سفر کریں. تو قوموں کے اندر اب وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جی علم مکمل کرنے والی ہے، یہ جو ریشنالٹی، کوگنیشن، لینئر تھنکنگ ہم سکھا رہے ہیں، اس میں تو ہمارا کمپٹیشن 92 میں چیس ماسٹر ہار چکا ہے، کوئی 28 سال پہلے کمپیوٹر سے. بالکل. تو اب ہمیں بہت تیزی سے بیٹھ کے آگے جانے والی قوموں کو فیصلہ کرنے کہ اگلے دور کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے. ہماری یونیورسٹیز تیار ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارا تیاری سے لینا دینا یونیورسٹی میں کرتے کیا ہیں؟ مجھے صرف آپ اس بات کا جواب دیں. جو اسٹوڈنٹ، میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں جا کر کیا کرتی ہوں اور آپ ایز اے ٹیچر آ کے وہاں کیا پڑھاتے ہیں، اور علم کا وہم بورڈ جو ممبر ہے وہ یونیورسٹیاں بنا کیوں رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. علم کا وہم پورا کرتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ احمد جاوید صاحب سے ملا، ویسے وہی سے میں ذکر کرتا رہتا ہوں ان کا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا علم کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جی جاننا. کہتے بیٹا جاننا تو حافظہ ہوتا ہے، وہ تو علم کی سب سے بدترین سطح ہوتی ہے. بیٹا علم بننے کا نام ہوتا ہے. اب اگر اب جو آپ نے یونیورسٹی پوچھا، یونیورسٹی ورڈ یونیورس سے نکلا ہے، کہ ایسا مقام جہاں پر بیٹھ کے میں تمہارے اندر طلب پیدا کر دوں کائنات کو دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میری سب سے بڑی آیت قرآن ہے، یہ کائنات میری سب سے بڑی آیت ہے. تو آج ہم نے تو وہ پارٹیشنز میں بانٹا ہوا ہے کہ تم سائیکالوجی والے تم نے کیوں سوچ لیا فزکس کے بارے میں، جاؤ یار تم مڈ ٹرم کی فکر کرو، تمہارا کیا لینا دینا، اگر ایسٹرائڈ آ کے زمین سے لگ رہا ہے تم کل کے مڈ ٹرم کی فکر کرو. یا وہ کائنات آئی ہے یونیورسٹی میں انٹر ہوئی ہے، وہ دیکھو وہ بھی ایک کائنات کپڑے کون سے رنگ کے پہنے ہوئے انہوں نے، آج اچھی لگ رہی ہے کائنات صاحبہ. بہت شکریہ ادا کریں گے سر، آپ کا وقت دیا آپ نے، اور واقعی تھوڑا سا ہم نے جگانے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس بتانے کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے تاکہ وہ جو ایک بانگ دہل ہم اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو بانگ درا ہے وہ بانگ درا ہم کرتے رہیں نا، کوشش کرتے رہیں اقبال کی کہ لے کر لوگوں کے سامنے آتے رہیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد پر اس وقت ہزاروں تارکین وطن کا ایک بحران شدت اختیار کر چکا ہے. اس بحران کے حوالے سے جانتے ہیں فرانس سے یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم یونس صاحب.
یہ بتائیے کہ یہ بحران ہے کیا، یہ دونوں ممالک کیا چاہتے ہیں، UN کیا کر رہا ہے اور یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں جی، یہ بحران اس مہینے کے اوائل سے یہ شروع ہے اور یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ بیلاروس کے بارڈر کے اوپر کافی سارے مہاجرین جو ہے نا جمع ہو گئے. ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. وہاں پہ سخت سردی ہے اور جب یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تو پولینڈ نے وہاں پہ اپنے سیکورٹی کے بڑھا دی تھی اور وہاں ان کو روکنے کے لیے انہوں نے ہاردار باڑ بھی لگا دی تھی. اس کا ایک پس منظر ہے اس کا، کیونکہ بیلاروس کے ساتھ یورپین یونین کی مسائل چل رہے ہیں. پہلے سے وہاں پہ جب صدارتی الیکشن ہوا تھا تو یورپین یونین نے کہا تھا کہ یہاں پہ صدارتی الیکشن میں کو ہم نہیں مانتے کیونکہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اب یورپین یونین یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بحران ہے یہ بیلاروس کا اپنا کھڑا کیا گیا ہے تاکہ وہ سیاسی ہتھیار کے طور پر ان کو استعمال کر سکے. اب ان کے جو مسائل ہیں یہ یورپین یونین میں بھی ہم ان کی آوازیں سن رہے ہیں، سلامتی کونسل میں بھی یہ بات گئی ہے اور یورپین یونین میں اس ٹائم یہ سب سے زیادہ ایشو بنا ہوا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یورپین یونین یہی کہتا ہے کہ یہ بحران جو بیلاروس ہے اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ روس اس وقت بیلاروس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس وجہ سے یورپین یونین نے کافی ساری پابندیاں بھی لگائی ہے. اب یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سب بارڈر پر جو ہیں یہ سب یورپ جانا چاہ رہے ہیں اور بیلاروس انہیں نہیں روک رہا ہے، اور باقی جو یورپین یونین والے جو ممالک ہیں جو پولینڈ ہے وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. جی بالکل، یہ 4 سے 5 ہزار تک افراد ہیں جن کو بارڈر لایا گیا. یورپین یونین کا کہنا ہے کہ ان کو بالکل پری پلان طریقے سے بارڈر کے قریب لایا گیا ہے تاکہ یورپین یونین کو تھوڑا سا سیاسی طور پہ ہتھیار کے طور پر ان کو بلیک میل کیا جا سکے، کیونکہ یورپین یونین بیلاروس سے بات چیت نہیں کر رہے کافی عرصے سے، اور بیلاروس یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس وجہ سے یورپین یونین مجبور ہو جائے گا ان سے بات کرنے کے لیے. لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں ایک انسانیہ المیہ جنم لے سکتا ہے، کیونکہ 10 سے 12 افراد تک وہاں پہ اموات بھی ہوئی ہیں. سخت سردی ہے بارڈر کے اوپر اور کھانے پینے کی اشیاء کا کیا سلسلہ ہے؟ خواتین بھی ہیں. جی کھانے پینے کا کچھ ہے انتظام وہاں پر؟ دیکھیں وہ بارڈر کے قریب آ گئے، یہاں پہ انہوں نے ہیمے لگائے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو وہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کسی نہ کسی حد تک کر رہی ہے، لیکن چونکہ وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، ہیمے لگائے ہیں اور وہاں پہ منفی ٹیمپریچر ہے، تو اس وجہ سے انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں یہ بحران انتہائی شدت اختیار کر سکتا ہے، وہاں مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بحران در بحران یہ جو دنیا ہے اس میں ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی ایسا بحران جنم لیتا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں پر ایک ایسی حالت میں وہ آ جاتے ہیں کہ جس وقت ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی انسانوں کے ساتھ ایسا ہونا بھی چاہیے یا نہیں، اور انسان کیا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہو کیا جاتا ہے، کیسے کیسے جو ہے وہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی. تو ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں. اور دنیا کے حوالے سے بات ہم اس لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہیں اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، تاکہ جب انسان ہر وقت اپنی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اپنے میں صرف مسائل ہی نظر آتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. جب آپ کسی اور کی تکلیف دیکھتے ہیں تو آپ کو الحمدللہ کہنے کا ایک جواز آپ کی زندگی میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو یاد آتا ہے کہ الحمدللہ فار ایوری تھنگ. اسی الحمدللہ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.